तारीख थी 18 सितंबर 2002। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन की उस रात में अचानक सायरन नहीं गूंजे थे। सब कुछ बेहद शांत था। बस एक लिफ्ट ऊपर चढ़ रही थी और उसी लिफ्ट के साथ किसी की किस्मत नीचे गिर रही थी। अपार्टमेंट के अंदर एक आदमी खिड़की के पास खड़ा था। वह शहर की रोशनियों को ऐसे देख रहा था जैसे कि वो अब भी उसकी मुट्ठी में हो, और साथ में बैठी औरत बार बार घड़ी देख रही थी। तभी फोन बजा। मिल गया है, यही है। दूसरी तरफ से सिर्फ इतना कहा गया और अगले ही सेकंड दरवाजा टूटा। काले कपड़ों में पुर्तगाल की स्पेशल फोर्स अंदर घुस आई। जिस आदमी की आंखों में अभी तक बादशाहों वाली बेपरवाही थी, उसी की आंखों में पहली बार हार दिखाई दी। ये गिरफ्तारी सिर्फ एक अपराधी की नहीं थी, ये उस कहानी का अंत था जो उत्तर भारत के एक गुमनाम कस्बे से शुरू होकर मुंबई की सबसे चमकदार और सबसे डरावनी गलियों तक पहुंची थी। उस लड़के का नाम कभी किसी ने नोटिस नहीं किया था। आजमगढ़ के सराय मीर में पैदा हुआ, जहां सपने भी अक्सर कर्ज में पैदा होते हैं। उसके पिता वकील थे, लेकिन वक्त ने ज्यादा मोहलत नहीं दी। लेकिन पिता की मौत के बाद कम उम्र में जिम्मेदारियों ने उसके बचपन को निगल लिया था। उसके हाथों में हुनर था, हाथों में मशीनें ठीक करने का। इसीलिए उसने एक छोटी सी मैकेनिक शॉप खोली, जहां वह मशीनों के साथ साइकिलों की भी रिपेयरिंग करता था। पर गांव की धूल में उसके सपने घुटते थे। वो सिर्फ पेट भरने के लिए पैदा नहीं हुआ था, वो असर छोड़ना चाहता था, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी। मुंबई, जिसे लोग माया नगरी कहते हैं, उसकी आंखों में सपने थे इसी शहर के। ये वही एक शहर था जो हर किसी को मौका देता है, जो लोगों की रातों रात किस्मत बदल देता है। और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुंबई पहुंच गया। यहीं उसने पहली बार जाना कि मेहनत और अमीरी के रास्ते अक्सर एक दूसरे के समानांतर चलते हैं। कभी आपस में मिलते नहीं, कभी टैक्सी, कभी डिलीवरी, कभी किसी का ड्राइवर। हर तरह की नौकरी करके वो अपना पेट तो भर रहा था, लेकिन उसने जल्दी ये समझ लिया था कि जिन सपनों को लेकर वो मुंबई आया है, वे सपने उसके इस तरह के कामों से तो पूरे हो नहीं सकते। यहीं उसकी नजर पड़ी अनीस पर। दाऊद के नाम की परछाई था और रिश्ते में दाऊद का भाई लगता था। अनीस ने इस लड़के में वो देखा जो उसे आम गुर्गों में नहीं दिखता था, जैसे उसका सब्र, जुबान पर कंट्रोल और आंखों में इंतजार की भूख। और इस तरह अनीस के कहने पर वो डी कंपनी में शामिल हो गया। उसकी शुरुआत छोटी थी। शुरू में उसे बेहद मामूली काम दिए गए, जैसे संदेश पहुंचाना, हथियार इधर उधर करना। लेकिन अब्बू सलेम सिर्फ ट्रिगर पकड़ने वाला नहीं बनना चाहता था, बल्कि उसने समझ लिया था कि गोली की आवाज से ज्यादा खतरनाक होती है गोली की उम्मीद। उसने अपना हथियार चुना, फोन। न गालियां, न चीख चिल्लाहट, बस एक शांत आवाज। आप आगे बढ़ रहे हैं और हमें पीछे छोड़ दिया। आपकी तरक्की में हिस्सा हमारा भी होना चाहिए। और बस इतना ही काफी होता था और बिल्डर समझ जाते थे। प्रोड्यूसर रातों की नींद खो देते थे। वो खुद को डॉन नहीं कहता था, वो खुद को पार्टनर बताता था। बोला करता, ये हफ्ता वसूली नहीं है, बल्कि ये भविष्य में इन्वेस्टमेंट है। मुंबई ने ऐसा स्टाइल पहले नहीं देखा था, और यही स्टाइल उसे डी कंपनी का सबसे भरोसेमंद चेहरा बना गया। बॉलीवुड से लेकर रियल एस्टेट तक हर जगह उसकी आवाज का वजन था। शहर उस सुबह भी जाग ही रहा था। समंदर की हवा में नमक था, सड़कों पर वही पुरानी भाग दौड़। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अब मुंबई की कहानी एक नई और ज्यादा खौफनाक करवट लेने वाली है। साल था 1993 और मुंबई अचानक सिर्फ एक शहर नहीं रही, वो जंग का मैदान बन गई। एक के बाद एक कई धमाके हुए। रेलवे स्टेशन, बाजार, सड़कें, हर तरफ धुआं, लाशें और सन्नाटा सा छा गया। देश पूरी तरह से दहल सा गया। और जब जांच की परतें खुली तो हर रास्ता एक ही नाम पर आकर रुका, अब्बू सलेम। अब वो सिर्फ किसी गैंग का आदमी नहीं था, बल्कि उसका काम था मौत को पैक करके पहुंचाना। AK-56, हैंड ग्रेनेड, गोला बारूद जैसे हथियार मुंबई के अलग अलग कोनों तक फैलाने का काम उसके जिम्मे था। इन्हीं हथियारों की एक खेप एक फिल्मी सितारे तक भी पहुंची, जिनमें से एक नाम संजय दत्त का था। और यहीं से सलेम की पहचान बदली। अब वो भाई नहीं रहा, बल्कि अब वो सिस्टम के लिए खतरा था और आतंक की फाइल में दर्ज एक बेहद अहम नाम था। लेकिन मुंबई धमाकों के बाद अंडरवर्ल्ड की पूरी जमात बिखर गई। दाऊद इब्राहिम दुबई चला गया, क्योंकि भारत में अब उसकी जान को खतरा था और अब दुबई से अपना क्राइम का साम्राज्य चलाना उसके लिए ज्यादा आसान था। अब्बू सलेम भी दुबई पहुंचा, लेकिन फर्क ये था कि वो अब किसी की छाया में नहीं रहना चाहता था। दुबई की ऊंची इमारतों में बैठकर उसने अपना अलग खेल शुरू किया, और इस खेल का सबसे बड़ा मैदान था बॉलीवुड। ये 90 का दशक था, जहां फिल्मों में पैसा कम और डर ज्यादा चलता था, और वह इसी दलदल में उतर गया। फाइनेंसिंग, कास्टिंग, म्यूजिक राइट्स, हर फैसले से पहले उसका एक फोन, और उस फोन के दूसरी तरफ एक शांत और बेरहम आवाज। काम आगे बढ़ाना है तो हमें साथ रखना होगा। कई करियर बने, कई रातों रात खत्म हो गए, लेकिन असली झटका 12 अगस्त 1997 को लगा। जुहू की एक शांत सुबह, शिव मंदिर के बाहर प्रसाद की खुशबू थी, और फिर
गोलियों की आवाज। जब धुआं हटा तो जमीन पर पड़े थे म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम और टी इंडस्ट्रीज के मालिक गुलशन कुमार। 16 गोलियां, एक भी रहम नहीं। देश स्तब्ध था। जिस आदमी के भजन हर घर में बजते थे, उसकी ऐसी मौत किसी ने सोची नहीं थी। पुलिस जांच ने उन्हें सीधे सलेम तक पहुंचा दिया। पता चला कि गुलशन कुमार से 10 करोड़ की मांग की गई थी और जवाब में मिला था इनकार। गुलशन कुमार ने कहा था कि इतने पैसों से मैं माता वैष्णो देवी में भंडारा करवा दूंगा, और ये शब्द सलेम के लिए चुनौती बन गए। जिसके बाद उन्होंने फोन करके कहा था कि तुमने मेरी पूजा ठुकरा दी है, अब ऊपर वाले की पूजा की तैयारी करो। और उसने वही किया जो उसका ब्रांड बन चुका था। इस हत्या के बाद बॉलीवुड में डर परमानेंट सा हो गया था। कई निर्माता देश छोड़कर भाग गए और जो रुके वो झुक गए। लेकिन एक नाम फिर सामने आया, राकेश रोशन, मशहूर एक्टर ऋतिक रोशन के पिता। उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और जवाब में उनके ऑफिस के बाहर गोलियां चली। उनका कंधा और सीना छलनी हुआ, मगर किस्मत ने उसे बचा लिया। ये हमला एक संदेश था, अब कोई भ्रम नहीं बचा था। अब्बू सलेम सिर्फ इंसान नहीं रहा था, वो डर का लोगो बन चुका था। एक ऐसा नाम जो दुबई में बैठकर मुंबई की नब्ज थामे हुए था। लेकिन अंडरवर्ल्ड का नियम सख्त है कि यहाँ ताज कभी स्थायी नहीं होता। जिस दिन आप खुद को अजेय समझने लगते हैं, उसी दिन पतन की घड़ी चुपचाप गिनती शुरू कर देती है। और सलेम के लिए वो घड़ी अब दूर नहीं थी। उस दौर में मुंबई की फिजा बदली बदली सी थी। गोलियों की आवाज अब खबर नहीं रही थी। खबर ये होती थी कि आज किसका नाम नहीं लिया गया, यानी खुद को दूसरों से बड़ा डॉन साबित करने की होड़ सी मची थी। अब्बू सलेम के सामने पहली बार कोई दीवार खड़ी हुई, और उस दीवार का नाम था छोटा राजन, जो कभी दोनों एक ही छत के नीचे थे, एक ही नेटवर्क का हिस्सा थे। लेकिन 1993 के धमाकों ने उस छत को बीच में से तोड़ दिया। राजन ने खुलेआम ऐलान किया कि जो मेरे ही शहर को जलाए, मैं उसके साथ नहीं चल सकता। ये बयान ईमानदारी था या सत्ता की नई लड़ाई का बहाना, कोई तय नहीं कर पाया। मगर इतना तय था कि इसके बाद मुंबई में शांति की कोई गुंजाइश नहीं बची। एक तरफ था दाऊद इब्राहिम और दूसरी तरफ छोटा राजन, और इस जंग का सबसे धारदार हथियार था अब्बू सलेम। सलेम को जिम्मा मिला राजन की जड़ों पर वार करने का, और उसने गोली से पहले दिमाग चलाया। उसे पता था कि राजन की असली ताकत उसके बिजनेस कनेक्शन और मुंबई में फैले उसके वफादार लोग हैं, तो उसने वही निशाना बनाए। एक एक करके नाम गायब होने लगे। सड़कों पर लाशें ऐसे गिरती जैसे कोई शिकारी बिना शोर किए शिकार समेट रहा हो। ये जंग सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रही। दुबई, मलेशिया, बैंकॉक, जहां राजन का आदमी दिखता, वहां मौत उसका इंतजार करती। और सलेम, वो किसी अंधेरी गली में नहीं था। वो दुबई के आलीशान ड्राइंग रूम में बैठा फोन पर मौतें शेड्यूल कर रहा था, एक कमांडर की तरह, बिना भाव, बिना हिचक। इस खूनी टकराव की आंच सीधे बॉलीवुड तक पहुंची। फिल्म इंडस्ट्री दो हिस्सों में बंट गई, जहां एक गलत फैसला सिर्फ करियर ही नहीं बल्कि जिंदगी भी खत्म कर सकता था। अगर आपने सलेम को पैसा दिया तो राजन के लोग धमकाते, और अगर राजन के साथ खड़े हुए तो सलेम की कॉल नींद छीन लेती। उस दौर में फिल्म बनाना आसान था, पर यह तय करना कि किसे नाराज नहीं करना है, यह सबसे मुश्किल था। फिर सामने आया सलेम की बेरहमी का एक और चेहरा। एक दिन अब्बू सलेम ने अभिनेत्री मनीषा कोइराला के सेक्रेटरी अजित देवानी को वसूली के लिए फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन अनसुना कर दिया। और सलेम को अनसुना किया जाना सबसे ज्यादा चुभता था। एक दिन ऑफिस के बाहर गोलियां चली और मनीषा कोइराला के सेक्रेटरी अजित देवानी वहीं ढेर हो गए। संदेश साफ था कि आप किसी बड़े स्टार के साथ हों या खुद को बहुत अहम समझें, लेकिन सलेम की पहुंच से कोई बाहर नहीं है। इस घटना के बाद बॉलीवुड के अंदर बैठे लोग भी कांप गए। अब कोई भ्रम नहीं बचा था, और यह तय था कि ये आदमी मजाक नहीं करता। लेकिन सलेम सिर्फ डर का सौदागर नहीं था, वो खुद को इंडस्ट्री का बड़ा भाई बनाने में जुटा था। प्रोड्यूसरों के झगड़े सुलझाना, पैसे के लेन देन में बिचौलिया बनना, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स तय करना, वो हर जगह मौजूद था। वो कहता, हम वसूली नहीं करते, हम प्रोटेक्शन देते हैं। आप हिट होंगे तो कंपनी भी हिट होगी। यही उसकी असली चाल थी। वो सिर्फ डर नहीं बेच रहा था, बल्कि वो मजबूरी बेच रहा था। ये एक ऐसा जाल था जिसमें फंसने के बाद आपको लगता था कि साथ रहना ही सुरक्षित है, और जिसने भी इस जाल से बाहर निकलने की कोशिश की, उसका हश्र सबके सामने था। मुंबई समझ चुकी थी कि अब्बू सलेम सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि एक सिस्टम बन चुका है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब कोई खुद को सबसे ताकतवर समझने लगता है तो तब उसकी गिनती खत्म होने लगती है, और सलेम की गिनती अब शुरू हो चुकी थी। मुंबई में उस वक्त एक अजीब अफवाह चलती थी कि फिल्में डायरेक्टर नहीं चला रहे, बल्कि कोई और है जो पर्दे के पीछे बैठकर सब कुछ तय कर रहा है।
उस आदमी की कार्यशैली किसी सड़क छाप डॉन जैसी नहीं थी। वो एक कॉर्पोरेट बॉस की तरह सोचता था। उसके पास हर बड़े स्टार, प्रोड्यूसर और निर्देशक की पूरी कुंडली होती थी। कौन सी फिल्म कितने बजट में बन रही है, किसका मुनाफा कितना है और किसकी अलमारी में कितना काला धन छिपा है। फोन उठता था और आवाज बेहद ठंडी होती थी। जुहू वाला बंगला अच्छा लिया है 5 करोड़ में, लेकिन कागजों में 2 करोड़ क्यों दिखाए। इतना सुनते ही सामने वाला समझ जाता था कि ये कोई गुंडा नहीं, बल्कि ये ऐसा दिमाग है जिसकी आंखें हर फाइल और हर सौदे पर लगी हैं। डर और जानकारी, इन दोनों का ऐसा घातक मिश्रण था जो मुंबई ने पहले कभी नहीं देखा था। अब्बू सलेम एक अदृश्य निर्देशक बन चुका था जिसकी स्क्रिप्ट पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री अभिनय कर रही थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है और उस मोड़ पर अक्सर एक औरत खड़ी होती है। सलेम की कहानी में वो मोड़ बनी मोनिका बेदी, एक उभरती हुई अभिनेत्री जिसकी आंखों में सपने थे और जो चमक से आकर्षित होती थी। दुबई के एक शो में दोनों की मुलाकात हुई। सलेम ने खुद को एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन बताया, कम बोलने वाला, रहस्यमयी और बेहद कॉन्फिडेंट। मोनिका उस रहस्य में खो गई और सलेम वो उसकी खूबसूरती में खोसा गया। प्यार बढ़ा और प्यार के साथ सलेम का रसूख भी मोनिका के करियर में उतर आया। उसके फोन फिल्म निर्माताओं को जाते, मेरी दोस्त है, फिल्म में ले लो, न सवाल न मना। इंडस्ट्री जानती थी कि ये रिक्वेस्ट नहीं, हुक्म है। लेकिन यही रिश्ता उसके लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। 1993 के बाद भारतीय एजेंसियां उसकी तलाश में थीं। वो मोस्ट वांटेड था। पहचान बदलता, नाम बदलता, कभी अरसलान मोहसिन, कभी दानिश बेग, और वो हर जाल से निकल जाता था। लेकिन अब एजेंसियों ने एक बात पकड़ ली थी कि जहां सलेम होगा वहां मोनिका बेदी भी होगी। एजेंसियों की नजर अब सलेम पर नहीं बल्कि मोनिका बेदी पर थी। उधर सलेम की मुश्किलें और बढ़ चुकी थी। दाऊद इब्राहिम से उसके रिश्ते बिगड़ चुके थे। सलेम ने अपना अलग नेटवर्क खड़ा कर लिया था जो दाऊद को मंजूर नहीं था। अब खतरा 2 तरफ से था। एक तरफ भारतीय एजेंसियां और दूसरी तरफ उसका पुराना आका। वो एक देश से दूसरे देश भाग रहा था, कभी अमेरिका, कभी दुबई, कभी यूरोप। हर जगह नया नाम, नया पासपोर्ट, और हर जगह उसके साथ होती थी मोनिका बेदी। अब तक मोनिका समझ चुकी थी कि वो जिस आदमी से प्यार कर रही है वो बिजनेसमैन नहीं बल्कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक है। लेकिन तब तक पीछे लौटने का रास्ता बंद हो चुका था। फिर आई तारीख 18 सितंबर 2002। एक सैटेलाइट फोन, एक छोटी सी गलती और लोकेशन ट्रेस हुई। लिस्बन, पुर्तगाल। रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो को पुख्ता इनपुट मिला। नकली नाम, नकली पासपोर्ट। अब्बू सलेम, अरसलान मोहसिन और मोनिका बेदी जो वहां सना मलिक बनकर रह रही थी। इंटरपोल सक्रिय हुआ। पुर्तगाल की पुलिस हरकत में आई और उस बारिश भरी रात जिस आदमी ने सालों तक पूरी दुनिया को चकमा दिया था वो अपने अपार्टमेंट में अपनी प्रेमिका के साथ घिर चुका था। दरवाजा टूटा, हथकड़ियां लगी। अब्बू सलेम जो कभी बॉलीवुड की धड़कनें कंट्रोल करता था अब खुद इतिहास के कटघरे में खड़ा था। गिरफ्तारी की खबर ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। लेकिन असली फिल्म तब शुरू हुई जब सवाल उठा कि अब उसे भारत कैसे लाया जाए। लिस्बन की ठंडी अदालतों में एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसमें गोलियां नहीं बल्कि कानून और कूटनीति टकरा रहे थे। अब्बू सलेम जानता था कि अगर वो भारत पहुंचा तो फांसी उसका इंतजार कर सकती है, और यहीं पेंच फंसा। पुर्तगाल का कानून साफ था कि किसी ऐसे देश को अपराधी नहीं सौंपा जाएगा जहां मौत की सजा दी जाती हो। भारत के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो सलेम को वहीं सड़ने दिया जाए या इतिहास में पहली बार अपने ही कानून की धार कुंद की जाए। आखिरकार सरकार झुकी और अदालत में लिखित गारंटी दी गई कि न फांसी न 25 साल से ज्यादा सजा। ये कोई मामूली शर्त नहीं थी, लेकिन एक पूरे युग के डर को खत्म करने के लिए इतनी कीमत चुकानी पड़ी। सालों की कानूनी जंग के बाद नवंबर 2005 को की एक ठंड भरी रात में हथकड़ियों में जकड़ा एक आदमी मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा। उस पल एक दौर का अंतिम सीन चल रहा था। भारत आते ही उस पर मुकदमों की बारिश शुरू हो गई। 1993 के धमाके, गुलशन कुमार मर्डर, प्रदीप जैन की हत्या और वसूली के अनगिनत केस, और कटघरे में खड़ा सलेम अक्सर मुस्कुराता दिखता, जैसे उसे भरोसा हो कि ये खेल वो हार तो सकता है लेकिन वो आखिरकार फांसी से तो बचेगा ही। और वो सही था। सुनवाई के दौरान उसने कई राज उगल दिए। दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी की अंदरूनी कहानियां, यहाँ तक कि संजय दत्त को हथियार देने की बात भी उसने कबूल कर ली। एक एक करके फैसले आए। 1995 के प्रदीप जैन मर्डर केस में उम्र कैद। फिर साल 2017 में 1993 बम धमाकों के मामले में भी उम्र कैद। वही सजा जो उस अंतरराष्ट्रीय गारंटी की वजह से मिली, वरना कहानी का अंत कुछ और होता। आज सलेम तलोजा जेल में बंद है। ना फोन, ना फरमान और ना खौफ। उसका साम्राज्य अब सिर्फ 4 दीवारों तक सिमट चुका है। मोनिका बेदी ने भी सजा काटी और फिर बाहर आकर एक नई जिंदगी की कोशिश की। सलेम कभी कभी जेल से भी सुर्खियों में आया, कभी हमले की खबर, कभी अजीब शादी की चर्चा।
चर्चाएं, लेकिन अब वो शोर नहीं रहा जो कभी मुंबई की नींद उड़ाता था। तो यही थी कहानी एक मैकेनिक की जो अंडरवर्ल्ड का दिमाग बन गया। मुंबई ने उसे फर्श से अर्श तक उठाया और फिर अर्श से सीधे सलाखों के पीछे फेंक दिया। अबू सलेम ने अपराध की दुनिया को सिखाया कि सबसे खतरनाक हथियार हाथ में नहीं बल्कि दिमाग में होता है। लेकिन ये भी सच है कि जुर्म का रास्ता चाहे जितना चमकदार लगे, उसका आखिरी स्टेशन हमेशा अंधेरी कोठरी ही होता है। अब सवाल आपसे है, अबू सलेम एक अपराधी था या हालातों की सबसे खतरनाक पैदाइश? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जुर्म की दुनिया की एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।